फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए द मौर्य IFT क्लासेस को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि जब भी मैं कोई नई वीडियो इस चैनल पे डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल द मौर्य IFT क्लासेस में मैं आपका फ्रेंड RK मौर्य आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, असेसमेंट एंड ऑडिट इन GST के वीडियो सीरीज़ में ये तीसरी वीडियो है जो कि मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में डिस्कस करने जा रहा हूं। इसके पहले मैंने अपने चैनल पे 2 वीडियो असेसमेंट से रिलेटेड मैंने अपलोड की हुई है। जब आप वो दोनों वीडियो को वॉच करेंगे फ्रेंड्स तो आपको ये तीसरी वीडियो समझ में आएगी। सो फ्रेंड्स, हम सीखने जा रहे हैं इस वीडियो में कि GST में जब भी कोई रिटर्न स्क्रूटनी के लिए सेलेक्ट किया जाता है, विच मीन्स कि आपका जो रिटर्न है उसमें जो भी इंफॉर्मेशन आपने दी हुई है, जो भी सेल्स या परचेज का जो भी इंफॉर्मेशन है वो कहाँ तक सही है, उसको उसकी करेक्टनेस को वेरीफाई करने के लिए आपका रिटर्न स्क्रूटनी के लिए सेलेक्ट किया जाता है। स्क्रूटनी के लिए जब रिटर्न सेलेक्ट होता है तो उसमें जो भी डिस्क्रिपेंसी यदि आती है तो उस डिस्क्रिपेंसी का जो आपसे एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है वो उसकी एक टाइम लिमिट आपको स्पेसिफाई की जाती है। उस टाइम लिमिट के अंदर आपको एक्सप्लेनेशन दिया जाता है और वो टाइम लिमिट एक नोटिस भेज करके आपसे मांगा जाता है उसका एक्सप्लेनेशन। तो यदि आपने उस डिस्क्रिपेंसी का एक्सप्लेनेशन यदि सही समय के अंदर आपने नहीं दिया तो आपके अगेंस्ट में एक प्रॉपर ऑफिशियल एक्शन ले सकता है। उन सारे एक्शंस के बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करें, क्योंकि यदि आप वीडियो को बीच में स्किप करते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर अंत तक वॉच करें। तो चलिए दोस्तों, हम बिना लेट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, स्क्रूटनी जो होती है असेसमेंट की वो सेक्शन 61 में कवर होती है। स्क्रूटनी का मतलब होता है टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ रिटर्न। रिटर्न में चाहे GSTR 1 हो, GSTR 2B हो, 3B हो, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो इंफॉर्मेशन कहाँ तक करेक्ट है उसको वेरीफाई करने के लिए आपका रिटर्न स्क्रूटनी के लिए सेलेक्ट किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि व्हेन अ रिटर्न इज सेलेक्टेड फॉर स्क्रूटनी द प्रॉपर ऑफिसर शैल स्क्रूटिनाइज द रिटर्न ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद हिम। जब कभी भी आपका रिटर्न स्क्रूटनी के लिए सेलेक्ट किया जाता है तो प्रॉपर ऑफिसर जो कि एक कमिश्नर हो सकता है या फिर कोई अदर ऑफिसर जो कि कमिश्नर के द्वारा एक स्पेशल ऑर्डर या जनरल ऑर्डर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है ताकि वो आपके रिटर्न की स्क्रूटनी कर सके। तो वो जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है उसके बेसिस पे आपके रिटर्न की स्क्रूटनी की जाती है। स्क्रूटनी करने के दौरान इन केस यदि कोई डिस्क्रिपेंसी अराइज होती है तो नोटिस शैल बी इशूड बाय द प्रॉपर ऑफिसर टू इन्फॉर्म सच डिस्क्रिपेंसी टू द टैक्सेबल पर्सन। यदि कोई भी डिस्क्रिपेंसी यानी कोई कमी आपके रिटर्न में यदि उसको समझ में आता है कि ये कमी है, या हो सकता है कि आपके GSTR 1 में जो भी आपने सेल्स रिपोर्ट करी है उसका जो टैक्स का पेमेंट है आपने कम पेमेंट किया हुआ है, या आपने रिफंड गलत ले रखा है, या फिर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत ले रखी है। तो ये सब डिस्क्रिपेंसी का पार्ट है जो रिटर्न में दरअसल मिलता है। तो यदि प्रॉपर ऑफिसर को ये डिस्क्रिपेंसी मिलती है तो आपको एक नोटिस इशू करेगा। नोटिस इशू क्यों करेगा? आपसे एक्सप्लेनेशन मांगने के लिए, सीकिंग एक्सप्लेनेशन विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस। जब आपको नोटिस जारी किया जाता है स्क्रूटनी में जो भी डिस्क्रिपेंसी मिली है, जो भी कमी मिली है, उससे रिलेटेड जब भी नोटिस आपको जारी किया जाता है तो उसके 30 दिन के अंदर उस नोटिस का रिप्लाई आपको भेजना पड़ता है। उसमें एक्सप्लेनेशन आपको देना होता है कि किसके वजह से ये जो है कमी आई है सेल्स में या फिर परचेस में। ये जो 30 डेज का जो पीरियड है इट मे बी एक्सटेंडेड बाय हिम। प्रॉपर ऑफिसर को जब आप कोई भी ग्राउंड या कोई सफिशिएंट रीजन देते हैं तो वो आपके जो 30 डेज का पीरियड है उसको एक्सटेंड कर सकता है आगे। इसके बाद वेयर पॉसिबल ही में क्वांटिफाई द अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट एंड एनी अदर अमाउंट पेएबल। जहाँ तक संभव होता है तो वो नोटिस में जो भी उसको लगता है वो टैक्स का अमाउंट स्पेसिफाई करता है। जो यदि टैक्स में कोई गलती आई होगी तो टैक्स का भी अमाउंट स्पेसिफाई करेगा। उस टैक्स पे जो इंटरेस्ट बनता है उसको भी स्पेसिफाई कर सकता है, या कोई अदर अमाउंट पेबल होगा तो उसे भी स्पेसिफाई कर सकता है। तो डिस्क्रिपेंसी के केस में ये 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं
जिसको कि एक टैक्सेबल पर्सन को ध्यान में रखना पड़ता है। अब जो नोटिस आपके पास आती है उसको 30 दिन के अंदर आपको किस तरीके से रिप्लाई करना होता है। तो नोटिस की रिप्लाई एक टैक्सेबल पर्सन देखिए 2 तरीके से कर सकता है। पहला है कि एक्सेप्ट द डिस्क्रिपेंसी एंड पे टैक्स इंटरेस्ट इन एनी अदर अमाउंट। जब भी आपके पास एक टैक्सेबल पर्सन के पास जब नोटिस आती है तो उस नोटिस में जो भी डिस्क्रिपेंसी मेंशन की गई यानी टैक्स का अमाउंट, इंटरेस्ट का अमाउंट है, कोई अदर अमाउंट, यदि वो उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लेता है और उसका पेमेंट कर देता है तो क्या होगा कि कोई भी एक्शन आपके ऊपर नहीं लिया जाएगा। यानी कि आप प्रॉपर ऑफिसर के जजमेंट पर आप जो है विश्वास कर रहे हैं, आप जो है उसको ट्रस्ट करके उसका पेमेंट आपने कर दिया, यानी कि आप एग्री हैं तो उसका पेमेंट आपने कर दिया। सेकेंड जो रिप्लाई होती है नोटिस की वो इस तरीके से होती है कि आप जो भी डिस्क्रिपेंसी हुई है उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो उसको जब आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो उसका एक एक्सप्लेनेशन आप प्रॉपर ऑफिसर को भेजते हैं, एक्सप्लेनेशन फॉर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ डिस्क्रिपेंसी। तो ये जो एक्सप्लेनेशन भेजी जाती है इसमें 2 चीज़ें होती हैं, इफ सेटिस्फैक्ट्री और एक्सेप्टेबल। जो एक्सप्लेनेशन आपने दिया, जो भी इंफॉर्मेशन आपने सबमिट किया अपने एक्सप्लेनेशन को सपोर्ट करने के लिए, यदि वो प्रॉपर ऑफिसर के सामने यदि एक्सेप्टेबल है या सेटिस्फैक्ट्री है तो नो एक्शन शैल बी टेकन बाय द प्रॉपर ऑफिसर। तो प्रॉपर ऑफिसर कोई भी एक्शन नहीं लेगा यदि उसको लगता है कि नहीं जो भी एक्सप्लेनेशन इस पर्सन ने दिया हुआ है सेटिस्फैक्ट्री है। इफ नो सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन और आफ्टर एक्सेप्टिंग डिस्क्रिपेंसी नो करेक्टिव मेजर टेकन इन द रिटर्न। ठीक है, अब देखिए क्या होता है ना कि यदि आपने एक्सप्लेनेशन सबमिट किया, जो इन्फॉर्मेशन आपने सबमिट किया वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, प्रॉपर ऑफिसर के नज़र में लगता है कि ये जो आपने सबमिट करा है रिप्लाई नोटिस का ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपने डिस्क्रिपेंसी को एक्सेप्ट किया लेकिन आपने सही समय पे जिस मंथ का जो आपका डिस्क्रिपेंसी अराइज हुआ है, यानी कि डिस्क्रिपेंसी जो होता है वो किसी रिटर्न में ही अराइज हुआ होगा, तो जिस मंथ के रिटर्न में ये डिस्क्रिपेंसी आई है उस मंथ के रिटर्न को आपने करेक्ट नहीं किया, यानी कि उसका कोई भी आपने अमाउंट पेमेंट नहीं किया, उसको आप करेक्ट नहीं करना चाहते हैं, तो उस केस में जो कंसिक्वेंसेस है वो प्रॉपर ऑफिसर कुछ एक्शंस लेता है जिसको कि हम देखने जा रहे हैं कि क्या कंसिक्वेंसेस होते हैं। तो 2 केसेस हैं। पहला है कि यदि आपने एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं दिया तो प्रॉपर ऑफिसर क्या एक्शन ले सकता है। दूसरा ये है कि यदि आपने डिस्क्रिपेंसी को एक्सेप्ट कर लिया लेकिन आपने जो रिटर्न है, जो जिस पीरियड का जो रिटर्न है उस रिटर्न में आपने कोई करेक्टिव एक्शन नहीं लिया, कोई करेक्टिव मेजर नहीं लिया, तो प्रॉपर ऑफिसर क्या एक्शन ले सकता है। तो प्रॉपर ऑफिसर सेक्शन 61 में देखिए यहाँ पर जो सेक्शन 61 है, सेक्शन 61 में कुछ एक्शंस वो लेगा। अब यहाँ पे क्या करेगा कि ही कैन कंडक्ट ऑडिट अंडर सेक्शन 65 ऑफ CGST एक्ट। CGST एक्ट 65 में, सेक्शन 65 में वो खुद आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट करेगा, आपके रिटर्न की ऑडिट करेगा, यानी कि एग्जामिनेशन करेगा, वेरीफाई करेगा कि जो भी आपके रिटर्न में अमाउंट स्पेसिफाई की गई है वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से कहाँ तक मेल खाती है। तो एक कमिश्नर आप ऑडिट कर सकता है या कोई अदर ऑफिसर जो अपॉइंट किया जाता है वो ऑडिट कर सकता है। सेकेंड है कि यदि वो खुद से ऑडिट नहीं करता है तो सेक्शन 66 में वो स्पेशल ऑडिट कंडक्ट करने के लिए डायरेक्शन दे सकता है कि आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट जो है किसी पर्टिकुलर चार्टर्ड अकाउंटेंट या ICWA से करवाएं। अब वो CA जो ICWA जो होता है वो किसी कमिश्नर के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है, जो कि सेक्शन 66 अंडर सेक्शन 66 में वो ऑडिट कंप्लीट करके अपनी रिपोर्टिंग असिस्टेंट कमिश्नर को भेजता है। थर्ड सिनारियो हो सकता है कि अंडरटेक प्रोसीजर फॉर इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर अंडर सेक्शन 67 ऑफ द एक्ट। अब इसमें जैसे कि ऑडिट हो गया लेकिन उससे भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है तो वो क्या करेगा कि ये इंस्पेक्शन और सर्च और सीजर का प्रोसीजर अपनाएगा, यानी आपके प्लेस ऑफ बिजनेस पे वो इंस्पेक्शन कर सकता है या सर्च कर सकता है, या फिर आपके जो भी है ऑफिसेज हैं या प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जहाँ से आप बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं उसको वो सीज कर सकता है। अंडर सेक्शन 67 में पावर दी गई है प्रॉपर ऑफिसर को। लास्ट है कि जो एक्शन प्रॉपर ऑफिसर लेता है कि इनिशिएट प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 73 और 74 ऑफ द एक्ट टू डिटरमाइन द टैक्स लायबिलिटी। अब क्या हुआ कि मान लीजिए कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कि प्रॉपर ऑफिसर इन तीनों
ये जो तीनों एक्शन है उसको ना लेकर के वो सीधे सेक्शन 73 और सेक्शन 74 में वो एक प्रोसीडिंग्स आपके अगेंस्ट में चला सकता है, यानी आपके अगेंस्ट में एक मुकदमा चला सकता है, जिसके के तहत वो क्या करता है कि टैक्स लायबिलिटी का डिटरमाइन करता है, कैलकुलेट करता है और आपसे उस टैक्स लायबिलिटी की रिकवरी करता है। तो ये 4 एक्शंस एक टैक्स पेयर्स के अगेंस्ट में प्रॉपर ऑफिसर ले सकता है। यदि वो टैक्स पेयर्स एक सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं देता है, प्रॉपर ऑफिसर ने जो नोटिस भेजी है यदि उसका सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं देता है, तो उस केस में ये 4 एक्शंस उसके अगेंस्ट में लिए जा सकते हैं। इन केस यदि आपने डिस्क्रिपेंसी को एक्सेप्ट कर लिया है, विच मीन्स कि नोटिस में जो भी डिस्क्रिपेंसी लिखी गई है उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन आपने अपने रिटर्न में उसको रिफ्लेक्ट नहीं किया, तो उस केस में भी ये 4 एक्शंस आपसे अगेंस्ट में लिए जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से स्क्रूटनी असेसमेंट की जाती है। अब हम क्या करते हैं कि इसके बाद ऑडिट किस तरीके से होगा। यहाँ पे जो 2 ऑडिट स्पेसिफाई किया गया सेक्शन 65, सेक्शन 66 में किस तरीके से ऑडिट किया जाएगा उसके बारे में हम देखने जा रहे हैं, लर्न करने जा रहे हैं। स्क्रूटनी में सेलेक्ट हो जाता है और प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा जो भी प्रोसेस आपको करने के लिए बोला जाता है, यदि आप उसको प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, तो उस केस में आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट कराने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। सो फ्रेंड्स, हम ऑडिट के बारे में समझने जा रहे हैं, क्योंकि हमने असेसमेंट देख लिया और स्क्रूटनी भी देख लिया। अब हम ऑडिट को समझने की कोशिश करेंगे। जब कभी भी जीएसटी में आप अपनी रिटर्न को फाइल करते हैं, तो उस केस में आप जो भी सेल्स या टर्नओवर रिपोर्ट करते हैं उस पर जो टैक्स का पेमेंट आता है, या फिर जो आप रिफंड क्लेम करते हैं, या टैक्स का या जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको आप अवेल करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, तो उसमें क्या होता है कभी कभी आप इंटेंशनली या फिर आप जो है बाय मिस्टेक आप गलती कर बैठते हैं, यानी कि टैक्स का पेमेंट आप कम कर देते हैं, या रिफंड जो है आप गलत क्लेम कर लेते हैं। जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, जो लिमिट स्पेसिफाई की गई है उससे ज़्यादा आप क्लेम कर लेते हैं। हालांकि अभी तो इसको टोटली ख़त्म कर दिया गया। जितना आपका GSTR 2B में 3B में आपका ITC जितना जाएगा उतना ही आप क्लेम कर पाएंगे, लेकिन इन एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट यदि आप क्लेम कर लेते हैं गलती से, तो इन सारे प्रोसेस को एक ऑडिट के माध्यम से क्या किया जाता है कि क्रॉस वेरीफाई किया जाता है कि आपने जो कुछ भी किया है, टर्नओवर रिपोर्ट किया है इनपुट टैक्स की, वो कहाँ तक सही है। तो ऑडिट का मतलब होता है कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स या रिकॉर्ड्स या रिटर्न का एग्जामिनेशन करना, उसको जांच पड़ताल करना, किस लिए, टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ टर्नओवर डिक्लेयर। जो टर्नओवर आपने डिक्लेयर किया उसकी करेक्टनेस को वेरीफाई करने के लिए, जो टैक्स आपने पे किया उसको भी करेक्ट है कि नहीं जांचने के लिए, रिफंड क्लेम, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड, एंड टू असेस हिज कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। यानी कि जो एक्ट का जो प्रोविजंस है, जो जीएसटी एक्ट का जो नियम कानून है, उसको आप कहाँ तक कंप्लाई करते हैं, इसको जांच पड़ताल करने के लिए ऑडिट कराई जाती है। तो ऑडिट का इंस्ट्रक्शन जो होता है वो एक प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा दिया जाता है। तो सेक्शन 65 में जो ऑडिट होता है वो टैक्स अथॉरिटीज करती है, ठीक है। टैक्स अथॉरिटी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट करती है, रिटर्न की ऑडिट करती है। तो उसमें जो टैक्स अथॉरिटीज होती है वो कमिश्नर हो सकता है या एनी ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय हिम बाय वे ऑफ जनरल और स्पेशल ऑर्डर, ठीक है। तो कमिश्नर क्या करेगा, किसी और पर्सन को ऑथोराइज कर सकता है। तो ये दोनों टैक्स अथॉरिटीज आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट करते हैं, आपके रिटर्न को वो एग्जामिन करते हैं, जो टर्नओवर आपने रिपोर्ट किया है उसको एग्जामिन करते हैं, जो टैक्स का पेमेंट किया गया है, जो रिफंड आपने क्लेम किया है, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने अवेल यूटिलाइज किया है, उसको ये लोग एग्जामिन करते हैं और उसका पता लगाते हैं कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं है। अब ऑडिट को स्टार्ट करने से पहले टाइम पीरियड प्रायर टू द कंडक्ट ऑफ ऑडिट स्टार्ट करने से पहले 15 दिन के अंदर आपको नोटिस भेजना है रजिस्टर्ड पर्सन को, यानी प्रॉपर ऑफिसर आपको 15 दिन के अंदर नोटिस भेजेगा कि आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट है वो इस पर्टिकुलर डेट से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो 15 दिन के अंदर आपको नोटिस मिल जाना चाहिए ताकि आपको भी पता लग सके कि जो ऑडिट है वो कौन से प्लेस ऑफ बिजनेस पे कंडक्ट होनी है, उसके बाद क्या क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फिर रिकॉर्ड्स रिटर्न हमें वहाँ पे सबमिट करना होगा वेरिफिकेशन के लिए। वो सारी बातें उसमें नोटिस में मेंशन रहेगी और आपको उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना है। अब जो प्रॉपर ऑफिसर है, जब टैक्स अथॉरिटीज़ उसे ऑडिट कब कंप्लीट करनी है,
तो उसे ऑडिट जो है 3 महीने के अंदर कंप्लीट करना है। जिस दिन से वो स्टार्ट करेगा ऑडिट, उसके 3 महीने के अंदर ऑडिट का कंप्लीशन हो जाना चाहिए, उसकी रिपोर्टिंग कर देनी चाहिए। अब ये जो 3 महीना है, यदि रजिस्टर्ड पर्सन या फिर सीए रजिस्टर्ड पर्सन यदि रिक्वेस्ट करता है तो ये जो 3 महीने का पीरियड है वो 6 महीना भी एक्सटेंड किया जा सकता है कमिश्नर के द्वारा। ठीक है, अब हम आते हैं कंक्लूजन ऑफ ऑडिट। अब ऑडिट जब भी होता है तो लास्ट में कंक्लूजन आती है, तो उसमें फाइंडिंग्स ऑब्जर्वेशंस ऑडिटर जो निकालता है, तो उसमें क्या होता है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन से उससे रिप्लाई मांगी जाती है, उससे एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है। तो प्रॉपर ऑफिसर शैल फाइनलाइज द फाइंडिंग्स ऑफ द ऑडिट आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन ऑफ द रिप्लाई फर्निश्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, तो रजिस्टर्ड पर्सन जो भी रिप्लाई सबमिट करेगा, ठीक है, उसको अच्छे से प्रॉपर ऑफिसर ऑब्जर्व करेगा कि जो भी फाइंडिंग्स उन्होंने दे रखी है उससे रिलेटेड उन्होंने क्या रिप्लाई दिया है। ठीक है, तो उसके बाद ही वो फाइनलाइजेशन करेगा अपने फाइंडिंग्स या ऑब्जर्वेशंस का। तो लेकिन उसके बाद उसको करना क्या है, तो ऑन कंक्लूजन ऑफ ऑडिट द प्रॉपर ऑफिसर शैल विदिन 30 डेज इन्फॉर्म द रजिस्टर्ड पर्सन हुज रिकॉर्ड्स आर ऑडिटेड अबाउट द फाइंडिंग्स, हिज राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस एंड द रीजंस फॉर सच फाइंडिंग्स। अब वो कंक्लूजन जो भी है फाइंडिंग्स का, अब उसको 30 दिन के अंदर रजिस्टर्ड पर्सन को रिपोर्ट करेगा कि आपके रिप्लाई देने के बाद भी ये फाइंडिंग्स हैं, और उसको 30 दिन के अंदर रिपोर्ट करेगा। उसमें क्या करेगा कि वो राइट्स और ऑब्लिगेशंस अपना स्पेसिफाई करेगा, या फिर जो रीजंस है फाइंडिंग्स को वो स्पेसिफाई करेगा। तो एक रजिस्टर्ड पर्सन को ये सारी चीज़ों को पढ़ना जरूरी है। इसके बाद ऑडिट करने के बाद यदि मान लीजिए कि कोई टैक्स का पेमेंट नहीं हुआ है, यदि वो पता लग जाता है, या शॉर्ट पेमेंट हुआ है टैक्स का, या आपने रिफंड जो लिया है वो इरोनियसली गलती से आपने ले लिया है, या इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने रॉन्गली अवेल्ड या यूटिलाइज कर दिया है, तो उस केस में प्रॉपर ऑफिसर ही में इनिशिएट प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 73 और 74। सेक्शन 73 और 74 में प्रोसीडिंग को इनिशिएट करेगा और आपकी टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करेगा। इसके बाद है फ्रेंड्स स्पेशल ऑडिट अंडर सेक्शन 66। सेक्शन 66 में स्पेशल ऑडिट एक प्रॉपर ऑफिसर कंडक्ट कराने के लिए स्पेशल ऑर्डर देता है। स्पेशल ऑडिट सीए ICWA के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, जिसको कि नॉमिनेट एक कमिश्नर करता है। ठीक है, तो ये किस सिचुएशन में होता है स्पेशल ऑडिट, तो यदि मान लीजिए एट एनी स्टेज ऑफ स्क्रूटनी, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, जो असिस्टेंट कमिश्नर है वो यदि किसी भी मान लीजिए स्क्रूटनी में, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन में यदि उसको ये पता लगता है is of the opinion that the value has not been correctly declared or the credit availed is not within the normal limit, यानी कि वो स्क्रूटनी में या इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में यदि उसको ये पता लगता है कि जो टर्नओवर की वैल्यू है वो सही से रिपोर्ट नहीं की गई है, या फिर जो आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया वो लिमिट के अंदर नहीं है, तो उस केस में वो क्या करता है, स्पेशल ऑडिट कराने के लिए वो इंस्ट्रक्शन देता है। ठीक है, तो ही में विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द कमिश्नर का अप्रूवल लेने के बाद वो रजिस्टर्ड पर्सन को एक नोटिस भेजता है, एक डायरेक्शन देता है कि वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट क्या कराए, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट से कंडक्ट कराए 90 दिन के अंदर। ठीक है, 90 दिन के अंदर आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट या रिटर्न की ऑडिट कंप्लीट करानी है। लेकिन यदि आप रिक्वेस्ट करते हैं असिस्टेंट कमिश्नर से कि ये पीरियड और बढ़ा दिया जाएगा, तो 90 डेज से और बढ़ा सकता है। ठीक है, और ये जो CICWA का जो नॉमिनेशन होता है वो कमिश्नर के द्वारा ही होता है। ठीक, इसके बाद जब ऑडिट आपका कंप्लीट हो जाता है तो उसमें जो कुछ भी ऑडिट में फाइंडिंग्स आती है, तो उसमें यदि कोई टैक्स का पेमेंट नहीं हुआ है, या शॉर्ट पेमेंट हुआ है, आपने इरोनियसली रिफंड ले लिया है, या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने रॉन्गली अवेल किया या फिर यूटिलाइज कर दिया, तो उस केस में जो प्रॉपर ऑफिसर है वो सेक्शन प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करेगा सेक्शन 73 और सेक्शन 74 में, और आपकी टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करेगा और आपसे रिकवरी करेगा। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से ऑडिट कंडक्ट की जाती है और आपकी असेसमेंट की जाती है। सो आई होप कि मैंने ये जो असेसमेंट और ऑडिट का जो टॉपिक था इसको मैंने अच्छे से समझा पाया। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर है तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।